कहानी की शुरुआत में हमें समंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बंधी हुई होती है। वो डर से कांप रही होती है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये एक साइको है जो लोगों को कैद करके उनके साथ खौफनाक खेल खेलता है। उसने कैमरा सेट किया हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। नीचे पानी में शार्क्स घूम रही होती है और वो लड़की बिल्कुल अकेली होती है। हर सेकंड उसके लिए जिंदगी और मौत का गेम बन चुका होता है। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये जानने के लिए चलो कहानी में जरा पीछे चलते हैं। कहानी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है जहाँ एक कपल दिखता है, ग्रेग और हैदर। दोनों टूरिस्ट हैं और दिलचस्प बात ये कि इनकी मुलाकात भी उसी हॉस्टल में हुई थी जहाँ ये ठहरे हुए थे। ग्रुप के साथ घूमने आए थे, लेकिन शायद इन्हें थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा खतरनाक कुछ चाहिए था। इसीलिए ये दोनों चुपचाप ग्रुप से अलग होकर एक शार्क केज एक्सपीरियंस लेने निकल पड़ते हैं। जल्द ही ये टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट तक पहुंच जाते हैं। नाम सुनकर ही लगता है कि यहाँ एडवेंचर तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं माहौल कुछ अजीब सा लगता है। पूरी जगह सुनसान, ना कोई टूरिस्ट ना कोई हलचल, बस एक बूढ़ा आदमी डेव जो उन्हें साफ कह देता है कि टकर छुट्टियों पर है और आज कोई ट्रिप नहीं होगी। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर सब बंद है तो फिर ये जगह खुली क्यों है? इसी बीच अचानक टकर खुद सामने आ जाता है, खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि यही इस पूरे एक्सपीरियंस का मालिक है। अजीब बात ये कि छुट्टियों पर होने के बावजूद वो बिना ज्यादा सवाल किए इन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। शायद पैसों के लिए या फिर कुछ और वजह थी। खैर दोनों बोट में बैठते हैं और समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए टकर अपनी पुरानी कहानी छेड़ता है। बचपन में वो एक खतरनाक शार्क अटैक से बच चुका है, अपने शरीर पर मौजूद गहरे निशान भी दिखाता है और एक पुरानी अखबार की कटिंग भी जिसमें उस हादसे का जिक्र था। उसकी बातों से साफ लगता है ये सिर्फ एक जॉब नहीं, उसके लिए कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। हैदर को ये सब सुनकर अजीब लगता है। वो कहती है कि इतना बड़ा ट्रॉमा झेलने के बाद भी उसी चीज के बीच काम करना, ये तो किसी डरावने सपने जैसा है। अगर वो उसकी जगह होती तो शायद कभी पानी के पास भी ना जाती। लेकिन टक्कर का जवाब थोड़ा अलग था। वो कहता है गलती शार्क की नहीं थी और बिना किसी चेतावनी के वो पानी में खून डाल देता है। कुछ ही सेकंड में समुद्र का सन्नाटा टूटने लगता है। नीचे गहराई में हलचल शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक नहीं कई शार्क्स उस बोट के आसपास मंडराने लगती हैं। अब असली खेल शुरू होने वाला था क्योंकि डाइव करने का समय आ चुका था। अब टकर दोनों को एक लोहे के पिंजरे में बंद करता है और धीरे धीरे उन्हें पानी में उतारने लगता है। नीचे हर तरफ शार्क्स घूम रही थी। हैदर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही देर में डर थोड़ा कम होने लगता है और उसकी जगह एक अजीब सा एक्साइटमेंट ले लेता है। इतने करीब से शार्क्स को देखना और ये महसूस करना कि वो हर वक्त हमला नहीं करती। दोनों इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो वापस बोट पर आ जाते हैं हंसते हुए, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। हैदर अभी टकर को थैंक यू बोल ही रही होती है कि अचानक बिना किसी चेतावनी के टकर ग्रेग के गले में चाकू घोंप देता है। एक सेकंड में सब बदल जाता है। ग्रेग को वो सीधे पानी में फेंक देता है और नीचे इंतजार कर रही शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं। हैदर की चीखें समुद्र में गूंजती हैं, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ गहराई और खामोशी। सीन अचानक बदलता है। अब हम एक अमेरिकन लड़की जफर को देखते हैं। वो गोल्ड कोस्ट के पास सर्फिंग करके एक छोटी सी दुकान पर रुकती है। बाहर से वो नॉर्मल लगती है, लेकिन उसके व्यवहार में एक दूरी साफ दिखती है, जैसे वो जानबूझकर लोगों से कटकर रहती हो। यहीं उसकी मुलाकात मौजिद से होती है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है और काफी परेशान लग रहा है। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही और उसे एक केबल की जरूरत है। वो जफर से मदद मांगता है क्योंकि उसके पास बड़ी कैंपर वैन है जिसमें वो रहती भी है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। पता चलता है कि दोनों को सर्फिंग का शौक है और बस यहीं से एक अजीब सी कनेक्शन बनने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सच में इतनी साधारण है या इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है? रात का सीन है। जफर की वैन मौजिज के घर के बाहर खड़ी है। अंदर दोनों करीब आ चुके होते हैं। माहौल थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा उलझा हुआ भी। इसी दौरान अनजाने में मौजिज एक छोटी सी चीज बाहर फेंक देता है, वो फिन की, जो सिर्फ बोर्ड में लगती है। उस वक्त ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन आगे चलकर यही चीज अहम बनने वाली थी। अब मौजिज इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका था। उसके लिए ये कोई कैजुअल मुलाकात नहीं थी। वो साफ कहता है कि शायद कोई वजह है कि वो दोनों मिले हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। लेकिन जफर का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो बंधने वालों में से नहीं। वो मौजिज के घर के अंदर तक नहीं जाती, दूरी बनाए रखती है, जबकि मौजिज पूरी तरह उससे जुड़ चुका होता है। वो उसके लिए दिल से पैनकेक बना रहा होता है, जैसे किसी अपने के लिए बनाता है। लेकिन जब वो वापस आता है जफर जा चुकी होती है, बस ऐसे ही बिना कुछ कहे। ये बात मौजिज को अंदर तक तोड़ देती है। दूसरी तरफ जफर फिर अपने उसी अकेलेपन वाले रूटीन में लौट जाती है। वो एक बीच पर सर्फिंग के लिए पहुंचती है, वैन पार्क करती है, बोर्ड निकालती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि फिन की उसके पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो रात को ही खो चुकी थी। पास ही एक ट्रक खड़ा होता है। जफर मजबूरी में उसमें तलाश शुरू कर देती है, शायद कुछ मिल जाए। तभी अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ती है और सामने खड़ा होता है टकर। वही हल्की सी मुस्कान, लेकिन इस बार कुछ अलग सा एहसास। बिना कुछ पूछे वो उसे एक फिन की दे देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे क्या चाहिए। वो कैजुअली कहता है कि उसके पास ऐसी बहुत सारी हैं और साथ ही जफर की तारीफ करता है कि वो अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत रखती है। जफर हल्का सा मुस्कुराती है, थैंक्स बोलती है और अपने बोर्ड को ठीक करने लगती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, टकर का यहाँ अचानक मिलना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर वो पहले से उसे देख रहा था? उसी वक्त जफर के फोन पर एक मैसेज आता है। मौजिज ने खाने की फोटो भेजी होती है, साथ में पूछता है क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। माहौल थोड़ा हल्का हो सकता था, लेकिन जफर जवाब दे पाती उससे पहले ही पीछे से कोई आता है। टकर इस बार उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन जफर कुछ समझ पाती उससे पहले सब कुछ बहुत तेजी से होता है। लंबी ड्राइव के बाद वो उसे अपनी बोट तक ले जाता है और फिर सीधे समंदर के बीचों बीच निकल जाता है। कट्टू सुबह मौजिज बीच पर पहुंच चुका है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन जफर कहीं नजर नहीं आती। बेचैनी बढ़ती है। वो उसका फोन कॉल करता है और तभी एक अजीब सी बात सामने आती है। फोन वैन के अंदर ही बज रहा होता है। अब मामला सीधा नहीं लग रहा था। उधर टकर बहुत सोच समझकर सब सेट कर चुका था। वो जफर का सर्फ बोर्ड वैन से निकालकर दूर फेंक देता है, लेकिन फोन वहीं छोड़ देता है ताकि सबको यही लगे कि वो सर्फिंग करने गई थी और शायद वापस ही नहीं आई, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। दूसरी तरफ जफर की आंख खुलती है। चारों तरफ अंधेरा, बंद सा कमरा और वो खुद एक बेड से बंधी हुई। कुछ सेकंड लगते हैं उसे समझने में कि वो कहाँ है और तभी उसकी नजर पास वाले बेड पर पड़ती है। वहाँ हैदर बंधी होती है। वही हैदर जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी वो अब तक जिंदा थी।
जफर घबराकर चिल्लाने लगती है पूरी ताकत से, लेकिन यहाँ एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। इस गहराई में उनकी आवाज कहीं बाहर नहीं जाती। हैदर उसे शांत करने की कोशिश करती है और धीरे से बताती है उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ चीखें सिर्फ अपने कानों तक ही रह जाती हैं। और सबसे डराने वाली बात, वो यहाँ काफी समय से फंसी हुई है। ये सुनते ही जफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, आसपास कुछ ढूंढती है जिससे हथकड़ी खुल सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है। वहाँ एक नाम लिखा होता है किसी लड़की का। जफर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये पहली बार नहीं है। यहाँ पहले भी कोई फंसा था जिसने आखिरी उम्मीद टूटने से पहले अपना नाम दीवार पर छोड़ दिया, जैसे एक निशानी कि वो कभी यहाँ थी और शायद कभी वापस नहीं जा पाई। उधर टक्कर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डेक पर बैठा मछली पकड़ रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे उसी बोट के अंदर जफर और हैदर अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। जफर धीरे से हैदर से पूछती है क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? हैदर कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है मैं यहाँ अकेली नहीं आई थी, एक लड़का भी था मेरे साथ, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो तुम जानना नहीं चाहोगी। इतना सुनना ही काफी था। जफर समझ चुकी थी। कुछ देर बाद हैदर वही सवाल उससे पूछती है। जफर हल्की सी मुस्कान लाती है, लेकिन आंखों में उदासी साफ दिखती है। वो कहती है मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई है जो इस वक्त सच में उसकी फिक्र कर रहा है। मौजिस। जब वो देखता है कि जफर की वैन बीच से टो की जा रही है तो उसके दिमाग में अलार्म बज जाता है, क्योंकि वो जानता है वो वैन ही उसका घर है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती। यही बात उसे सीधा पुलिस स्टेशन तक ले जाती है, लेकिन वहाँ उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। उसे कह दिया जाता है कि वो एक घूमने वाली सरफर है, शायद कहीं निकल गई होगी। ये सुनकर मौजिस समझ जाता है कि अगर उसे सच जानना है तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ जफर पूरा दिन कोशिश करती रहती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन बंधनों से निकल नहीं पाती। हर मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। फिर रात होती है और उसी अंधेरे में उसे एक छोटा सा मौका दिखता है। उसकी नजर हैदर की बिकिनी पर जाती है, जिसके अंदर एक पतला सा वायर लगा होता है। जफर धीरे से उसे निकालती है और हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। कमरा बहुत गर्म था, दोनों का गला सूख रहा था। हैदर जल्दी से पानी पी लेती है, लेकिन जिस तरह वो खुद को ढकने की कोशिश करती है वो टक्कर की नजर से बच नहीं पाता। ऊपर से ही उसे कुछ अजीब लगता है। वो नीचे आता है और चादर हटाने ही वाला होता है कि तभी जफर तेजी से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मेरा खाना मुझे दे दो। एक सेकंड का भी ध्यान भटकना उनके लिए मौका बन सकता था। अब सवाल ये था क्या ये छोटा सा प्लान उन्हें बचा पाएगा, या टक्कर सब समझ चुका है। वो पानी पीती है, बस एक पल की राहत, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कुछ देर बाद टक्कर वहाँ से निकल जाता है और जफर तुरंत हथकड़ी खोलने की कोशिश में लग जाती है। हाथ कांप रहे होते हैं, सांस तेज, लेकिन अचानक उसकी नजर धुंधली होने लगती है। जिस पानी को उसने पिया था उसी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। वो खुद को संभाल भी नहीं पाती कि टक्कर वापस आकर उसे पकड़ लेता है। जब जफर होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो अब डेक पर एक कुर्सी से कसकर बंधी होती है, सामने हैदर भी बंधी होती है और उनके सामने एक कैमरा। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। टक्कर इसे अपना शो कह रहा होता है। वो अजीब सी बातें करने लगता है, शार्क की तारीफ, उनकी ताकत, और फिर कहता है कि असली गॉड ऊपर नहीं नीचे है, उसी पानी में जहाँ से सब शुरू हुआ और जहाँ सब खत्म होगा। फिर वो हैदर के बाल काटता है, उन्हें अपने पास रखता है जैसे कोई ट्रॉफी। अगले ही पल वो पानी में खून डाल देता है। कुछ ही सेकंड में नीचे हलचल शुरू हो जाती है। शार्क्स। टक्कर बिना किसी झिझक के हैदर को पानी में धक्का दे देता है। हैदर चीख होती है, लेकिन खून और हरकत की वजह से शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते उसे नोच डालती हैं। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है। जफर ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है, पूरी तरह टूट चुकी, डर से कांपती हुई। वो नीचे दीवार पर अपना और हैदर का नाम लिखने लगती है, शायद आखिरी निशानी के तौर पर। लेकिन तभी उसकी नजर बाकी नामों पर जाती है, एक नहीं दर्जनों नाम, लड़कियों के नाम। अब उसे समझ आता है टक्कर सिर्फ पागल नहीं है, वो एक सीरियल किलर है। उसने पहले भी कई टूरिस्ट लड़कियों को ऐसे ही मारा है। पास रखी वीडियो टेप्स और उनके साथ रखे बाल हर शिकार की कहानी बयान कर रहे होते हैं। अब एक नई टेप जुड़ चुकी है हैदर की, और अगली जफर की होने वाली है। सुबह होती है और समुद्र में हैदर के जिस्म के टुकड़े तैरते हुए नजर आते हैं, एक खामोश डरावना सच। उधर मौजस बीच पर भटक रहा होता है, बेचैनी साफ दिख रही होती है। तभी उसे जफर का सर्फ बोर्ड मिलता है। सारा सामान वहीं पड़ा है, लेकिन जफर गायब है। अब ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, कुछ बहुत गलत हो चुका है। रात होते ही टक्कर फिर नीचे आता है। इस बार उसके हाथ में पानी और ब्रेड है, लेकिन जफर गुस्से में सब कुछ ठोकर मार कर गिरा देती है। आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। वो चिल्लाकर कहती है तू खुद को शार्क समझता है, लेकिन असल में तू सिर्फ एक कीड़ा है। टक्कर कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद जफर की नजर पास पड़ी बाल्टी पर जाती है। वो धीरे से उसका हैंडल तोड़ती है और उसे नुकीला बना लेती है। अब वो तैयार है, क्योंकि उसे पता है टक्कर फिर आएगा। और सच में थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, इस बार हाथ में इंजेक्शन, क्योंकि जफर ने पानी नहीं पिया था। उसे बेहोश करना जरूरी था। जैसे ही वो करीब आता है जफर झटके से हमला करती है और बिना एक सेकंड गंवाए उस नुकीले हैंडल को पूरी ताकत से उसके अंदर घुसा देती है। टक्कर दर्द से चीखता हुआ पीछे गिरता है और बस उसी पल जफर मौका नहीं गंवाती। वो झट से उसकी पैंट से चाबी निकालती है और खुद को आजाद कर लेती है। हाथ कांप रहे होते हैं, सांसें बेकाबू, लेकिन वो रुकती नहीं। लेकिन टक्कर भी इतना आसान नहीं था। जैसे तैसे वो उसके पास पहुंचता है और उसके पैर में इंजेक्शन घुसा देता है। अब जहर अपना काम शुरू कर चुका था। जफर लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ भागती है, किसी तरह रेडियो तक पहुंचती है, मदद के लिए कॉल करती है, बार बार, लेकिन हर बार सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक बोट पर पड़ती है। उम्मीद की एक किरण। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन वहां म्यूजिक बज रहा होता है, पार्टी चल रही होती है और उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती। उसी वक्त पीछे से कदमों की आहट। टक्कर वापस आ चुका था। जफर तुरंत उसका कैमरा उठा लेती है। टक्कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मांगता है कि कैमरा वापस दे, लेकिन इस बार जफर रुकने वाली नहीं थी। गुस्से में वो कैमरा सीधा पानी में फेंक देती है और उसी धक्का मुक्की में खुद भी समुद्र में गिर जाती है। ठंडा पानी, कमजोर होता शरीर, लेकिन फिर भी वो तैरती है, पूरी कोशिश करती है उस दूर वाली बोट तक पहुंचने की, पर बीच में ही उसकी ताकत जवाब दे देती है। आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। टक्कर बिना देर के पानी में कूदता है, उसे पकड़ता है और वापस बोट पर ले आता है। फिर से वही कैद, नीचे अंधेरे में बंद। लेकिन इस बार एक फर्क था, कैमरा खत्म हो चुका था और बिना कैमरे के उसका शो अधूरा था। इसीलिए वो जफर को मारने
जाने का प्लान टाल देता है और फैसला करता है कि पहले नया कैमरा लाएगा। दूसरी तरफ अब पुलिस भी एक्टिव हो चुकी होती है, लेकिन मौजिस को अभी भी चैन नहीं मिलता। कुछ तो गड़बड़ है, ये एहसास उसे छोड़ नहीं रहा था। वो बीच की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वहीं उसे एक क्लू मिलता है। जफर की वैन के पीछे एक ट्रक, टकर का ट्रक, जिस पर साफ लिखा होता है टकर्स एक्सपीरियंस। अब सब कुछ साफ होने लगता है। मौजिस तुरंत उस नाम को सर्च करता है, एड्रेस निकालता है और बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच जाता है। समुद्र के बीच खड़ी वही बोट। जैसे ही वो उस पर चढ़ता है, नीचे से हल्की हल्की चीखों की आवाज आती है। जफर, वो जिंदा है। मौजिस बिना सोचे दरवाजा तोड़ता है, नीचे दौड़ता है और वहाँ जफर को जंजीरों में बंधा देखता है। जफर उसे देखकर एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन उतनी ही हैरान भी। इतना सब होने के बाद वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया? वो जल्दी से कहती है, ऊपर जाओ, कुछ लाओ, मुझे खोलो और पुलिस को कॉल करो। मौजिस तुरंत ऊपर भागता है, फोन मिलाता है, कॉल लग भी जाती है, लेकिन उसी वक्त टकर वापस आ जाता है और बिना चेतावनी के मौजिस पर टूट पड़ता है। फोन पुलिस तक जुड़ चुका था, लेकिन टकर उसे बोलने नहीं देता, झपट कर फोन छीनता है और जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। फिर बेरहमी से मौजिस को पीटना शुरू कर देता है। हर बार के साथ हालात और बिगड़ते जाते हैं। मौजिस बुरी तरह घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत लगा देता है और एक पल ऐसा आता है जब टकर लगभग उसके हाथों खत्म होने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से डेव आ जाता है। उसे अभी तक सच्चाई का अंदाजा ही नहीं था। वो समझ ही नहीं पाता कि असल में चल क्या रहा है। जैसे ही नीचे से जफर की चीखें उसके कानों तक पहुंचती हैं, सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टकर बिना मौका दिए उस पर टूट पड़ता है और उसे भी बेरहमी से खत्म कर देता है। अब हालात और खतरनाक हो चुके थे। टकर को लगने लगता है कि किनारे के पास रहना अब सेफ नहीं है, इसलिए वो बोट को मोड़ता है और एक सुनसान आइलैंड की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो मौजिस को भी जफर के पास बांध देता है। दोनों अब एक ही जगह कैद हैं और वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। मौजिस धीमी आवाज में अपने दिल की बात कह रहा होता है, शायद आखिरी बार। तभी टक्कर वापस आता है। इस बार उसके इरादे साफ होते हैं। वो दोनों को घसीट कर ऊपर डेक पर ले जाता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था अगली टेप आज ही बनेगी। लेकिन इस बार तरीका अलग था। सबसे पहले वो डेव के शरीर के टुकड़े पानी में फेंकता है। कुछ ही पलों में नीचे हलचल शुरू। शार्क्स फिर से खींची चली आती हैं और फिर टक्कर मौजिस को पानी में धक्का दे देता है। लेकिन इस बार जफर पहले ही उसे समझा चुकी होती है, शार्क के सामने बिल्कुल मत हिलना। मौजिस अपनी सांस रोककर बिल्कुल शांत हो जाता है। शार्क्स उसके आसपास घूमती हैं, उसे सूंघती हैं, लेकिन हमला नहीं करती। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं और फिर टक्कर उसे वापस ऊपर खींच लेता है। लेकिन अब वो और ज्यादा बेरहम हो चुका था। वो मौजिस पर बार बार वार करता है, चाकू से उसे कई जगह घायल कर देता है और फिर उसे दोबारा पानी में फेंक देता है। इस बार मौजिस की हालत नाजुक हो चुकी थी। वो मुश्किल से जिंदा था। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। एक लाइफगार्ड हेलीकॉप्टर, कोई उन्हें ढूंढ रहा था। टक्कर ये देख लेता है और घबरा जाता है। वो तुरंत दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बंद कर देता है। अब मौजिस की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। हर पल भारी लग रहा था। जफर ये सब देख रही थी और अब उसके पास वक्त नहीं था। वो पूरी ताकत से अपना हाथ हथकड़ी से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तभी वो एक फैसला करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपना अंगूठा तोड़ देती है। दर्द इतना होता है कि सांस रुक जाए, लेकिन वो रुकती नहीं। फिर भी हाथ बाहर नहीं निकलता। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचता है। वो अपने ही दांतों से अपने अंगूठे को पूरी तरह अलग कर देती है। खून, दर्द, लेकिन इस बार उसका हाथ आजाद हो जाता है। वो तुरंत खुद को खोलती है। उसी वक्त टक्कर नीचे आता है, हाथ में इंजेक्शन, उसे फिर से बेहोश करने के लिए। लेकिन इस बार जफर तैयार थी। वो उसे चकमा देती है, जोर लगाकर उसे कमरे के अंदर धकेलती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब खेल पलट चुका था। जफर भागते हुए ऊपर जाती है और बोट का सिस्टम स्टार्ट कर देती है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। टक्कर किसी और रास्ते से ऊपर पहुंच जाता है और आते ही बोट का पूरा सिस्टम बंद कर देता है। इंजन चुप, रास्ता बंद। अब जफर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ो या खत्म हो जाओ। वो बिना सोचे टक्कर पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। हर वार में जान लगी होती है और जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका मिलता है, वो सीधे पानी में कूद जाती है। सामने उसे एक आइलैंड दिख रहा होता है, जहाँ दूर से लाइट्स चमक रही होती हैं। म्यूजिक, एक शादी का रिसेप्शन चल रहा था। उम्मीद बस थोड़ी दूर, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसका हाथ पहले से जख्मी था, खून पानी में फैल रहा था और नीचे शार्क्स घूम रही थी। ऊपर से टक्कर भी पीछा नहीं छोड़ता। वो एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जफर पूरी ताकत से तैरती है, हर स्ट्रोक के साथ मौत से दूर भागती हुई, और आखिरकार किसी तरह आइलैंड तक पहुंच जाती है। लेकिन किस्मत फिर पलट जाती है। कुछ करने से पहले ही टक्कर उसे फिर से पकड़ लेता है। एक बार फिर इंजेक्शन और अंधेरा। जब वो होश में आती है, सब कुछ बदल चुका होता है। इस बार रोल बदल दिए गए थे। कुर्सी पर अब मौजिस बंधा हुआ था और जफर को हार्नेस में लटका दिया गया था। टक्कर अपना नया शो शुरू करने की तैयारी कर रहा था। तभी पानी में हलचल होती है। एक बड़ी छाया, ग्रेट व्हाइट शार्क, इतनी विशाल कि बाकी सारी शार्क्स उसके आते ही गायब हो जाती हैं। टक्कर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, बस उसे देखता रहता है, जैसे किसी पुराने जान पहचान वाले को देख रहा हो। उसे याद आता है बचपन में इसी शार्क ने उस पर हमला किया था, फिर भी उसके लिए वही गॉड थी। एक अजीब सा लगाव, एक पागलपन। बिना वक्त गंवाए वो जफर को पानी में छोड़ देता है। लेकिन इस बार जफर पूरी तरह होश में थी। टक्कर एक हार्पून उठाता है शार्क को उकसाने के लिए, लेकिन हाथ से फिसल जाता है और जफर के पास गिरता है। बस यही मौका था। जफर तुरंत उसे पकड़ती है, खुद को आजाद करती है और पानी में गिर जाती है। नीचे गहराई में उसकी नजर शार्क से मिलती है। कुछ सेकंड आमने सामने। शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हमला नहीं करती, जैसे वो पहचान गई हो। ये भी लड़ रही है, ये भी सर्वाइवर है। जफर के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। वो तुरंत ऊपर की तरफ तैरती है, दोबारा बोट पर चढ़ती है और टक्कर पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। टक्कर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे डेक से फिसलकर पानी में जा गिरता है। कुछ ही सेकंड में पानी के नीचे हलचल शुरू हो जाती है। शार्क्स, वही शार्क्स जिन्हें वो अपना गॉड कहता था, अब उसी की तरफ खींची चली आती हैं। टक्कर घबराकर चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। जफर कांपते हाथों से फ्लेयर गन उठाती है और आसमान की तरफ फायर करती है। एक तेज रोशनी अंधेरे आसमान में फटती है। उम्मीद का सिग्नल, कुछ देर की खामोशी और फिर दूर समंदर में एक बोट नजर आती है। पुलिस। शायद मौजिस की अधूरी कॉल ट्रेस हो चुकी थी और सर्च टीम आखिरकार यहाँ तक पहुंच गई थी और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।